बायोटेक वाले स्टूडेंट्स जनरली सीएसआईआर एग्जाम से थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आपने इसको प्रेफरेंस दी, तो इसका मेन रीजन क्या था? मैम रीज़न ये रहा कि मेरा एनुअल फिजियोलॉजी शुरू से थोड़ा अच्छा रहा था। क्योंकि नीट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो नीट में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़े थे। नहीं, मुझे यूनिट्स टारगेट करनी है, सारी यूनिट्स आपने पढ़ी थी? नो मैम, पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट किया था। एक्चुअली पहले 4 को मैं प्रेफरेंस खूब दिया था। डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है मैम कंपेरेटिवली दिसंबर वाले मेरे को थोड़ा ज़्यादा टफ लगा था, क्योंकि इस बार मेरे को थोड़े यूनिट ज़्यादा प्रिपेयर थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसआईआर अड्डा 24/7। मैं हूँ आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक सक्सेस स्टोरी फॉर द एग्जामिनेशन सीएसआईआर नेट जून 2025। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आदित्य के साथ। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूँगी आदित्य, और सभी स्टूडेंट्स को मैं ये बताना चाहूँगी कि आदित्य की जो रैंक है दैट इज़ 33 इन एलिस, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सेम। सो आदित्य, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जब हमने तैयारी शुरू करी तो इस वक्त आपको किस चैलेंज को सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा? मैम एक्चुअली एज अ बायोटेक स्टूडेंट सबसे पहले तो एक प्रेशर ये था कि मैं टॉपर था। तो सबसे पहला प्रेशर तो यही बन रहा था कि मैं टॉपर हूँ, तो अपने इंस्टीट्यूट को, जिस इंस्टीट्यूट में था उसको अपना रिप्रेजेंट करना है। और उसके बाद मेरे जितने भी कलीग थे वो सारे इस फील्ड को छोड़ रहे थे। अच्छा। और मैं 2-3 बच्चे ही हम लोग बच रहे थे। तो सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि सब लोग जॉब की तरफ शिफ्ट कर रहे थे और मेरे पास कुछ इनकम नहीं था। तो उस समय क्या ऑप्ट आउट करूँ, कहाँ से पैसे, वो सब भी देखते हैं लोग। तो वो चीज़ सबसे बड़ा चैलेंज था। उसके बाद अगर तैयारी को लेकर करे तो मैम क्वेश्चन पढ़ना, क्योंकि पार्ट सी के क्वेश्चन इतने बड़े होते हैं कि आधा तो पढ़ने टाइम ही हालत ख़राब हो जाते हैं मैम। और मेरे को थोड़ा स्क्रीन प्रॉब्लम है, तो सर दर्द ऐसे होने लगते हैं। तो फिर और एग्जामिनेशन सेंटर का भी अपना होता है कि अलग कैमरा में जाइए तो अलग अपना वो है कंप्यूटर का स्क्रीन का ब्राइटनेस, ये सब देख के। तो मैं सेम उसी तरीके का टेस्ट पैटर्न फॉलो करने लगा मैम। अच्छा। कि उतना बड़ा मतलब सीबीटी टाइप का आपने फॉलो और करा। वो स्क्रीन का ब्राइटनेस एकदम फुल करके अपने घर में। अच्छा। यस मैम, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम सेंटर में पहले एग्जाम दे चुका था, तो देखता था CUET ये सब में कि एकदम ब्राइटनेस फुल रहते हैं, वो माउस वर्क नहीं करते हैं, तो वैसा ही माउस लेकर बैठना, वो सब ये सब करना। अच्छा, तो मतलब मेन फोकस आपका ये था कि सबसे पहले मैं अपने आप को उस एनवायरनमेंट में सेट करूं। अच्छा, जैसे कि अभी आपने मेंशन करा था कि आप बायोटेक से हैं, तो आपका मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी से हुआ था। अच्छा, बायोटेक वाले स्टूडेंट्स जनरली सीएसआईआर एग्जाम से थोड़ा सा पीछे हटते हैं और आपने इसको प्रेफरेंस दी, तो इसका मेन रीजन क्या था? मैम रीजन ये रहा कि मेरा एनुअल फिजियोलॉजी शुरू से थोड़ा अच्छा रहा था। क्योंकि नीट का स्टूडेंट रहा हूँ, तो नीट में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़े थे। तो वो बेसिक मेरे को काम कर गया। और वही मैं देखता हूँ कि जैसे जितने भी बायोटेक वाले स्टूडेंट थे उनको फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियो या एनिमल फिजियो, वो थोड़ा दिक्कत होती है, और इसके वजह से वो लोग रैप अप कर देते हैं, यहाँ से छोड़ देते हैं उस फील्ड को। बिल्कुल। अच्छा, तो मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिशियल रहा। अच्छा, सीएसआईआर नेट चूज करना एक आपकी एक और प्रेफरेंस रही थी कि कहीं ना कहीं इसकी जो मान्यता है वो काफी सारे स्टेट्स में भी रहती है। तो आपने कोई स्टेट लेवल का एग्जाम भी क्वालिफाई करा है? मैम अभी एग्जाम दिया हूँ और इन रिजल्ट अवेटेड में हूँ। जैसे MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दिया था, और भी RPSC आने वाले हैं, और UPPSC का भी फॉर्म आया, तो वो भी फिल कर दिया हूँ मैम। अच्छा, तो इसमें आपने जैसे MPSC का आपने भी मेंशन करा है, तो इसमें आपको CSIR नेट का जो सिलेबस था किस तरीके से हेल्पफुल रहा था? मैम सेम सिलेबस है, बस वो यहाँ जूलॉजी का एक थोड़ा अपना अलग बैकग्राउंड था, क्योंकि उसमें इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट जूलॉजी पढ़ने थे, बाकी सब कुछ सेम थे मैम। तो वो थोड़ा फायदेमंद रहा मेरे लिए। बिल्कुल। तो अब जैसे यूपी में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, तो इसमें भी अगर आप अप्लाई करेंगे, राइट? तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें भी लगभग सेम ही है। बॉटनी के लिए जूलॉजी में थोड़ा सा डेप्थ का रहता है। तो ये सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस रहता है ना स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। एक तो आपके जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर आउट करने में, और साथ ही में जो बहुत सारे ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिसमें सेम ही पैटर्न लगभग, या आप कह सकते हैं जो सिलेबस है उसको फॉलो अप करा जाता है। अब इसी के साथ मैं एक और सवाल पूछूंगी। एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि एज अ बायोटेक स्टूडेंट हम लोग के पास 2 प्रेफरेंस हो
जाते हैं। हाँ। मैं जूलॉजी के लिए और बॉटनी के लिए भी भर सकता हूँ। तो मेरे पास जिन बच्चों के पास एक या डबल बेनिफिट, मेरे पास डबल बेनिफिट है उस चीज के लिए। हाँ, ओके, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है, क्योंकि बायोटेक वाले स्टूडेंट्स ना जनरली डीबीटी वाले एग्जामिनेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, डाइवर्ट होते हैं। सीएसआईआर कंपैरेटिवली उन्हें टफ लगता है, बट बिल्कुल आदित्य ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है बायोटेक बैकग्राउंड से होते हुए, एंड ऑल्सो आप गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं अपने मास्टर्स में, तो डेफिनेटली मतलब बेसिक्स तो काफी स्ट्रांग रहे थे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपने मतलब ऐसा कुछ यूनिट सिलेक्शन करा था कि पर्टिकुलर इतनी ही मुझे यूनिट्स टारगेट करनी है, सारी यूनिट्स आपने पढ़ी थी? नो मैम, पर्टिकुलर यूनिट सेलेक्ट किया था। एक्चुअली पहले 4 को मैं प्रेफरेंस खूब दिया था, क्योंकि रीजन क्या है कि मैं इंटरव्यू जहाँ भी फेस करता हूँ पहले 4 यूनिट से ही लगातार क्वेश्चन आते हैं। फिर मेथड्स, तो मेथड थोड़ा मेरा वीक पॉइंट रहा है शुरू से, टेक्निक उतनी अच्छी नहीं रही है, तो यूट्यूब पे आप लोग का सेशन देखकर वो मेरे लिए अच्छा बेनिफिटेड रहा। डेव बायो, बट मैं बायोटेक का हूँ नहीं, फिर भी डेव बायो को चैलेंज करें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन पार्ट सी में डायरेक्ट आते हैं। बाकी सबके क्या है कि थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी आते हैं, बट उनके डायरेक्ट आते हैं। तो उस यूनिट को तो मैम सिलेबस एनालाइज करके 5 यूनिट ये, उसके बाद एनिमल फिजियो का कुछ टॉपिक, पूरा यूनिट नहीं, कुछ टॉपिक, और जेनेटिक्स में शुरू से अच्छा रहा तो जेनेटिक्स को टारगेट किया। फिर इकोलॉजी इवोल्यूशन। ओके, तो मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी फॉलो अप करी कि भाई मेरे बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, देन उसके बाद में लास्ट यूनिट्स को देखते हैं, अब उसको हम टारगेट करते हैं, तो ये बहुत ही मतलब एक प्लस पॉइंट रहता है। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आखिरी के जो मंथ्स रहते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि हमारा पेपर अगले महीने है या 20 दिनों में है, तो क्या उस वक्त भी आपको कोई चैलेंज फेस करने को? मैम मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही चैलेंज हो गए थे, क्योंकि मेरे फैमिली में मेडिकल इशू थे। मम्मी बीमार चल रही थी, तो मई और जून का कुछ टाइम मैं पढ़ नहीं पाया था, लगभग 45-46 दिन मैं एक बार बुक भी नहीं खोला। अच्छा जी, ऐसे सिचुएशन हो गए थे घर पे, कोई मतलब कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे हम लोग को, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, तो उस चीज़ में वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो गए थे मेरे लिए। फिर जब रिपोर्ट मम्मी का नॉर्मल आया, तो उसके बाद जो जुलाई का टाइम बचा 25 दिन 20 दिन, उस बीच में मैं मॉक टेस्ट दूँ कि रिवीजन करूँ, बहुत सारे हैक्टिक शेड्यूल हो गए। तो उस बीच में मेरे अपना सोने का टाइम कम करके मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ, यूट्यूब में आप लोग का मैराथन सेशन भी देख रहा हूँ, उसके बाद फिर अपना रिवीजन भी कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब लास्ट टाइम आपने मैनेज करा, बस ये है कि एक अपने एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन फॉलो करा होगा या टाइम शेड्यूल फॉलो करा होगा। और इसी के साथ अगर इसमें पूछूं आपसे कि अब आने वाले वक्त में दिसंबर का एग्जामिनेशन है, उसमें लगभग 3 महीने बचे हैं, तो क्या आप स्ट्रैटेजी फॉलो अप करने वाले हो? मैम कुछ नहीं, अब इस बार क्या है कि अधिकतर यूनिट मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा PYQ फॉलो करूँगा, और बस लास्ट के समय आप लोग का मैराथन जो आएगा वो देखना है। बिल्कुल, हम तो हैं ही आप लोग के लिए तैयार, और बहुत सारे सेशंस, इंटरेस्टिंग सेशंस हम लोग साथ में लेके आने वाले हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपने मतलब जैसे जब पेपर आपके सामने मौजूद था, तो जून का ना काफ़ी बच्चों का यही सवाल था कि मैम पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था, तो क्या आपको भी ऐसा लगा कि पेपर में कुछ अलग है, डिफरेंट है, डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है? मैम कंपेरेटिवली दिसंबर वाले मेरे को थोड़ा ज़्यादा टफ लगा था, क्योंकि इस बार मेरे को थोड़े यूनिट ज़्यादा प्रिपेयर थे, क्योंकि पिछले बार इकोलॉजी इवोल्यूशन में क्लियर नहीं कर पाया था। अच्छा। तो इस बार मेरे को लग रहा था कि नहीं, इस बार वाली थोड़ी कम है कंपैरेटिवली दिसंबर के। ओके। तो मतलब आपने फिर अगर हम बात करें, जब पेपर आपने अटेम्प्ट करा था, तो उसमें आपने प्रेफरेंस किसको दी थी कि पहले मैं पार्ट सी करूँ, पार्ट बी या पार्ट ए, या किस तरीके से आपने सीक्वेंस फॉलो? मैं शुरू से पहले यही फॉलो किया हूँ कि पहले पार्ट सी देन पार्ट बी, और उसके बाद आपके पास लगभग अप्रॉक्स, क्योंकि हम लोग के पास मैथ उतने आते नहीं है, तो हम लोग को टाइम बहुत ज़्यादा बच जाती है, तो पार्ट ए पे आते हैं। तो पार्ट ए के लिए 30 मिनट 35 मिनट बहुत है, सफिशिएंट। अच्छा, तो पार्टी की आपने तैयारी किस तरीके से करी? मैम पार्टी का तैयारी करने के लिए यूट्यूब पे ही 2-3 लेक्चर ये सब देख रहा था, और फिर PYQs। तो PYQs में मतलब आपने पहले देखा कि अच्छा पैटर्न क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस वगैरह, और फिर उसके बाद आपने उस पर काम करा। तो लगभग कितना आपने उसको वक्त दिया, अगर मैं बात करूँ कि आखिरी के कितने महीने आपने उसको डेडिकेटेडली पढ़ा? ऐसा कुछ महीना नहीं, लगभग 15-20 दिन ही मान के चले। हाँ, 15-20 दिन ही, मतलब अगर 15-20 दिन अगर आप एंड के अच्छे से डेडिकेट कर पा रहे हैं, तो यस, तब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, राइट? मैं 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, जिसमें 7 मेरे सही थे पार्टी के। अच्छा, ओके। तो मतलब आपको अच्छा इस बार क्या लगा कि मतलब हमसे क्या गलती हो गई कि ये वाला थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा हो जाता तो JRF भी मेरा हो जाता? मैम इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन, मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई नेट को आगे टारगेट कर रहा है, तो वो कंसेप्ट को लिंक करना सीखे।
अगर वो कंसेप्ट को लिंक कर सकता है एक यूनिट, अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल बायो पढ़े तो उसका कंसेप्ट सिर्फ सेल में ही रखे, नहीं उसको मॉलिक्यूलर में भी बायोकेम में भी आप उसको अगर अप्लाई कर सकते हैं तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगी। तो वो मेरे लिए इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा, क्योंकि प्लांट फिजियो में पढ़ा नहीं, जिसके कारण से कुछ टेक्निक के क्वेश्चन छूट गए। तो ये सब मेरे लिए कुछ निगेटिव से बचे, निगेटिव मेरे 4-5 चले गए, जिसके कारण से मात्र 1 मार्क्स से मेरा जीआरएफ छूटा है मैम। अच्छा, 1 नंबर से। तो अगर वो निगेटिव नहीं जाना तो मेरे लिए बेनिफिट हो जाती। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें ये तो बहुत बड़ा मतलब थोड़ा रिग्रेट भी रहा होगा आपको, बट अब पॉजिटिव थॉट के साथ अब दिसंबर को देने वाले हैं, दिसंबर वाले में अपीयर करेंगे। तो ये बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी इन्होंने बताई है कि हमें अगर बात करें पढ़ाई के लिए तो हमें एक यूनिट पर ही कंसाइज नहीं रहना है, हमें उसके लॉजिक्स दूसरे यूनिट में भी अप्लाई करना है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो भी फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो तैयारी शुरू कर सकते हैं? मैम अगर फर्स्ट टाइम कोई दे रहे हैं तो लगभग लोग कॉलेज में ही होंगे। हाँ। तो कॉलेज के अधिकतर टाइम तो कॉलेज में ही चले जाते हैं। तो आपको ज़्यादा नहीं 2 से 3 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं तो आप यूनिट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और मेरा मानना ये होगा पहला 4 यूनिट जरूर करें, क्योंकि आप किसी भी कोर्स में होंगे मास्टर्स के तो वो 4 यूनिट आप पढ़े ही होंगे। तो वो 4 यूनिट को प्रेफरेंस दे, फिर जेनेटिक्स को प्रेफरेंस दे। तब आप किसी बैकग्राउंड से हैं, जिस बैकग्राउंड से जूलॉजी के होंगे तो आप एनिमल फिजियोलॉजी देखें। अगर आप और कहीं हैं जैसे बॉटनी है तो प्लांट फिजियो देखें। बायोटेक है तो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, तो आप एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी थोड़ा 11th-12th का पढ़ ले, जिससे कि आपका एनिमल फिजियो अच्छा हो जाएगा। टेक्निक पे ध्यान दे तो शुरुआत टाइम में आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। पीवाईक्यूज बनाते रहे, जैसे क्वेश्चन लगते रहेंगे। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि भाई पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें बताते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, किन यूनिट्स को हमें मेजरली फोकस करना है। एंड स्टार्टिंग की यूनिट्स आर वेरी वेरी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारी फंडामेंटल्स हैं और वही आपके आगे की रिस्पेक्टिव यूनिट्स में आपको काम आती हैं। सो थैंक यू सो मच आदित्य। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग और भी आपके साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे, और अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। एंड बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।